रायपुर से बड़ी खबर। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है आज। प्रश्नकाल में उठेंगे आबकारी और नगरीय प्रशासन से जुड़े हुए मुद्दे। ब्रजमोहन अग्रवाल गौठान में गायों की मौत का मामला उठाएंगे। वहीं सदन में अनियमितता का मुद्दा भी बीजेपी विधायक उठाएंगे। सूरजपुर कारखाने में शक्कर बेचने में अनियमितता का भी मामला आज सदन में गूंजेगा। इसके साथ ही करघा समिति के जर्जर भवनों और खराब मशीनों का मामला भी उठेगा। अनुपूरक बजट पर भी आज चर्चा होगी। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता मोहन तिवारी जुड़ चुके हैं। मोहन, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है, कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिस पर सदन में तीखी बहस देखने को मिल सकती है? देखिए, आज विधानसभा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन काफ़ी अहम जो काम होने हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुपूरक बजट पे चर्चा का समय निर्धारित आज के लिए किया गया है और इसीलिए कोई काम रोको प्रस्ताव की सूचना जो है वो नहीं ली जाएगी, ऐसी जानकारी है। अगर पूरी कार्यसूची पर अगर हम नज़र डालें तो आज प्रश्नकाल ही काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि आज आबकारी से संबंधित प्रश्नों को स्थान दिया गया है। नगरीय प्रशासन से संबंधित जो सवाल हैं उन्हें प्रश्नकाल में स्थान दिया गया है। खास तौर पर शराब की बिक्री को लेकर, कितनी शराब बिकी, उसमें क्या क्या गड़बड़ियां थी, कि कितनी शराब को सरकार लॉकडाउन के दौरान नहीं बेच पाई, इस तरीके के सवाल आज प्रश्नकाल में हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ध्यानाकर्षण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विपक्ष के सदस्यों के द्वारा पिछले दिनों जो छत्तीसगढ़ में गौठान में गायों की मौत हुई बिलासपुर में, उस मुद्दे को आज जोर शोर से उठाने की तैयारी है। तो गायों की जो मौत हुई, करीब 50 से अधिक गायें गौठान में अव्यवस्था के चलते मारी गई थी, उस मुद्दे को ब्रजमोहन अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ विधायक उठाएंगे। इसके अलावा बस्तर में हथकरघा जो समिति है उसके भवन जर्जर हैं, वहाँ मशीन खराब है, हथकरघा का काम बंद है, इस तरीके के मसले को कांग्रेस के ही विधायक लखेश्वर बघेल उठाने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो सदस्य हैं, सूरजपुर में शक्कर कारखाना में जो अनियमितता का मामला सामने आया था, उस मुद्दे को ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए उठाएंगे। लेकिन सरकार की कोशिश सबसे अहम अनुपूरक बजट को पास कराना है, जिसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और इसके लिए सत्ता पक्ष ने कल देर रात काफ़ी तैयारियां की है। तो सरकार की ओर से कोशिश होगी कि अनुपूरक बजट के जो प्रावधान हैं उन्हें सदन में रखें और अपना पक्ष मजबूत से रखते हुए इस अनुपूरक बजट को पास कराए। इसके अलावा साथ ही जो कल संशोधन विधेयक पेश किए गए थे, जिसमें अनुपूरक को मिलाकर जिनकी संख्या 11 थी, उनके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। अलग अलग समय में इन संशोधन विधेयकों पर भी कल चर्चा होगी। तो काफ़ी अहम है, अनुपूरक बजट पास होगा, संशोधन विधेयक है वो उस पर चर्चा होगी। साथ ही विपक्ष की जो तैयारी है वो गौठान में गायों की मौत के मामले में सरकार को घेरने की है। तो इन सब मामलों में हमें आज गर्मा गर्म बहस विधानसभा के सत्र में, सदन में देखने को मिलेगी। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा मोहन, आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन, कई अहम मुद्दे जैसा कि मोहन बता रहे थे, अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही संशोधन विधेयकों पर चर्चा होगी। ब्रजमोहन अग्रवाल गौठान में गायों की मौत का मामला भी आज उठाएंगे और प्रश्नकाल में आबकारी और नगरीय प्रशासन से जुड़े मुद्दे गूंजेंगे। बात अब कोरोना अपडेट्स की करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कोरोना संक्रमण को लेकर बीजेपी के स्थगन प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने चर्चा के दौरान एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने विधायकों के बीच तीखी बहस की। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच बातचीत न होना, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में संक्रमण पर लगाम नहीं लग पाया है। अग्रवाल ने इस बयान पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने अग्रवाल की भाषा पर आपत्ति दर्ज की, तो अमरजीत भगत ने कहा कि अग्रवाल का बयान आपत्तिजनक है। वहीं इस मसले पर मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों के मुकाबले स्थितियां काफी बेहतर है। राहुल गांधी ने फरवरी में ही संक्रमण को लेकर अलर्ट किया था। केंद्र की सरकार नमस्ते ट्रंप का आयोजन कर रही थी। चलिए, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा सरकार कैसे भी चिंता नहीं करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने तो बार बार कहा, कभी छत्तीसगढ़ के जिम्मेदारी को निर्वहन करने में हम लोगों की तरफ से कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि आम लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें कोई बाधा पहुंचे।
वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पेश किया है। 3,807 करोड़ 46 लाख का ये पहला अनुपूरक बजट है और सदन में आज इस पर चर्चा की जाएगी। अधिकार अधिनियम 2005 क्रमांक 22 सन 2005 की धारा 25 की धारा 4 के अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019 पटल पर रखता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 क्रमांक 43 सन 1973 की धारा 8 के रूप धारा 2 के अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा अपेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन अपेक्षण अवधि वर्ष 2011-12 से 17-18 तक खंड 1 खंड 2 पटल पर रखता हूँ। मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खंड 2 के अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए पटल पर रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 की धारा 19 के अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 19 के अंतर्गत 19वीं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019 पटल पर रखता हूँ। माननीय प्रेम साय सिंह जी। वहीं रायगढ़ में बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस के संरक्षण में कई जगह भय और प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाए जाने की बात कही है। मामले को लेकर बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उसके बाद से सरकारी संरक्षण पे, कांग्रेस के संरक्षण पे बहुत सारे जगहों पे भय और प्रलोभन के आधार पे धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर निर्मित हो रहा है। भाठनपाली का आपने मामला देखा ही होगा, जिसमें पूरे गांव में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई थी। खरसिया में, खोला क्षेत्र में, खम्हार गांव में चर्च निर्माण अवैध तरीके से कराया जा रहा है और वहां पर भी इसी तरह की चीजें सामने आ रही हैं। वहीं रायपुर नीति आयोग की लिस्ट में आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की चौथी रैंकिंग सामने आई। लैंडलॉक राज्यों में छत्तीसगढ़ ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। निर्यात की तैयारी के मामले में भी छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर रहा है। इसके साथ ही नीति आयोग ने राज्य को कई कैटेगरी में बांटा है। छत्तीसगढ़ को 55.95 अंकों के साथ चौथी रैंकिंग में शामिल किया है और इस वर्ग में राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा ही छत्तीसगढ़ से आगे निकले हैं। तटीय, हिमालयन और लैंडलॉक राज्यों की ये कैटेगरी है और छत्तीसगढ़ की रैंकिंग इसमें चौथी आई है। खबर अब रायपुर से मिल रही है, जहां लगातार तीसरे दिन संक्रमितों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है और एक दिन में 1045 नए केस सामने आए हैं। 8 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत भी हुई। 413 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 24,386 है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 10,012 हुई है। तो प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और लगातार इसकी रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। 413 मरीजों को अस्पताल से हालांकि डिस्चार्ज भी किया गया। तो जैसे ही प्रदेश अनलॉक हुआ है, लापरवाहियां, असावधानियां निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं खबर अब रायपुर से, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन काफी सख्त हो गया है। बिना मास्क लोगों को अब पेट्रोल, डीजल और राशन नहीं मिलेगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बिना मास्क की शराब बेचने पर कार्रवाई होगी। नियमों का पालन कराने के लिए कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं।
वही खबर अब रायपुर से मिल रही है, जहां राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बस संचालकों को अब मासिक कर में छूट मिलेगी। सितंबर अक्टूबर 2020 के मासिक कर में छूट दी जाएगी। ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर को वेतन देने पर लाभ मिलेगा। तो लॉकडाउन के चलते बस संचालकों को भारी नुकसान हुआ था। बस ऑपरेटर लंबे समय से मांग कर रहे थे इसकी, और आखिरकार बीच का रास्ता इसमें निकाला गया, एक सहमति बन पाई है। मई और जून 2 महीने का जो देय मासिक कर था उसमें छूट प्रदान की गई थी। उसके बाद जुलाई और अगस्त की स्थिति ये थी कि विभाग की तरफ से ये छूट प्रदान किया गया था कि जो के फार्म, एम फार्म जो भरेंगे तो वो बसों को खड़े कर सकते हैं, और जो संचालन नहीं करेंगे उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये 2 महीना बीत चुका। तो जिनको चलाना था वो चलाए, जिनको नहीं चलाना था उन्होंने के फार्म, एम फार्म भर दिया। तो उसमें जो देय मासिक कर की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं है, ना कोई विवाद की स्थिति है। अब बात आती है सितंबर और अक्टूबर। तो ये 2 माह के लिए जो बातें तय हुई है वो मैं आपकी जानकारी में ला देता हूँ। अंतर्राज्यीय और अखिल भारतीय जो पर्यटक परमिट के वाहन हैं और समस्त मंजिली गाड़ी जिसमें स्लीपर वगैरह होते हैं, उनको माह सितंबर और अक्टूबर 2020 के देय। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग की सर्विलेंस टीम घर घर पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर लेकर जाएगी, लोगों की जांच करेगी। होम आइसोलेट होने पर दिल्ली की तर्ज पर उसे एक निश्चित पीरियड के लिए एक किट भी दी जाएगी। किट में थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, काढ़ा, दवाइयां होंगी, और सीएमएचओ ने लोगों से सहयोग की अपील की है। छत्तीसगढ़ में खासकर राजधानी रायपुर में जिस तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अब पल्स ऑक्सीमीटर के तौर पर वो प्रिकॉशन रखने जा रहा है और लोगों की जांच करवा रहा है। हमारे साथ सीएमएचओ मीरा बघेल जी हैं। मैडम, किस तरीके का ये पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए अब आप लोग सावधानी रखने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिला प्रशासन ने 600 पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के जो एक्टिव सर्वेलेंस में जो टीम जा रही है, हाँ, वो घर घर वो टीम जा रही है। और आपने देखा होगा कि अधिकांशतः लोग ठीक होके घर चले जा रहे हैं। उन्हीं लोगों की मौत हो रही है जो हॉस्पिटल देर से पहुंच रहे हैं। तो जब भी हमारी टीम आपके यहाँ जाए तो पल्स ऑक्सीमीटर से आपके शरीर के ऑक्सीजन का लेवल पता चलता है। तो वो देखेंगे और आपका टेम्परेचर लेंगे कि कहीं आपको बुखार तो नहीं है। बुखार, सर्दी, खांसी, ऑक्सीजन लेवल का कम होना, यही खतरा साबित हो रहा है। और ऑक्सीजन लेवल कम होने से, देर से अस्पताल पहुंचने से हम मरीजों को बचा नहीं पा रहे हैं। तो जब भी टीम आपके घर आए, आप मेहरबानी से सभी लोग उनको कोऑपरेट करके अपना अपना जांच कराएं, ताकि जल्दी से जल्दी हम पकड़ पाएं कि कौन से मरीज हैं जिनको जांच कराने की और अस्पताल में भर्ती होने की तुरंत आवश्यकता है, ताकि हम लोगों की जान बचा सकें। जो होम आइसोलेट हो रहे हैं उनके लिए भी क्या ये सरकार की तरफ से सुविधा दी जा रही है? जिन लोग होम आइसोलेट हो रहे हैं और जिनको पैसे की कमी है, तो जो गवर्नमेंट डॉक्टर के से अंडरटेकिंग, मतलब उनकी देखरेख में वो होम आइसोलेशन में है, तो उनको हम दवाइयाँ और पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर दे रहे हैं, जो प्रतिदिन वो लेंगे, अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल और रिकॉर्ड में रखेंगे। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग की टीम टेलीफोनिकली उनसे उनकी तबीयत पूछती जाएगी और 10 दिन बाद उन्हें सुरक्षित ये सामान वापस करना है। स्वास्थ्य विभाग की ये तैयारियां हैं और लोगों से अपील भी है कि जब आपके दरवाजे पर टीम पहुंचे ये जांच करने के लिए तो उनका सहयोग करें। देर से जाने वालों की ही स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मौत हो रही है, वरना लोग स्वस्थ होकर वापस लौट रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं रायगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर बनाए जा रहे कंटेनमेंट इलाके को लेकर अब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। शहर के कयाघाट इलाके में महिलाओं ने कंटेनमेंट जोन बनाने का विरोध किया। महिलाओं का कहना है कि कंटेनमेंट जोन बनाने से लोगों का कामकाज प्रभावित होता है, साथ ही राशन सामान, रोजमर्रा की चीजें लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विरोध को देखते हुए मौके पर एसडीएम, तहसीलदार पहुंचे और महिलाओं को समझाइश के साथ खाने के पैकेट बांटे।
कयाघाट में एक दिन पहले 34 केस मिले थे पॉजिटिव, कल के डेट में 10 केस और मिले हैं पॉजिटिव। तो कलेक्टर साहब का आदेश था कि पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाना है। तो यहाँ पर की पूरी महिलाएं और जो पब्लिक है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन बन रहा है, उनको बाहर आने जाने की परमिशन नहीं रहेगी, इसलिए वो यहाँ पर आए हुए थे, थोड़ा सा माहौल क्रिएट कर रहे थे। तो उनको समझाया गया कि जिन लोगों को राशन की व्यवस्था चाहिए उनको राशन की व्यवस्था करवाई जाएगी, बाकी होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा दी जा रही है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन करवा दिया जाएगा। वहीं बिलासपुर नगर निगम शहर को कचरा मुक्त करने और सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए नया प्रयोग करने जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के हर घर के लिए बार कोडिंग की तैयारी है। IWMS तकनीक के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग, सीधे हर घर के कचरा प्रबंधन पर नजर रखा जाएगा। प्रदेश का ये पहला प्रयोग है जब कोई नगरीय निकाय सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है। बता दें कि बिलासपुर में डोर टू डोर कचरा उठाने को लेकर नाइट स्वीपिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत कई काम चल रहे हैं। इसके बाद भी कई मोहल्लों में सफाई नहीं होने की शिकायत निगम तक पहुंच जाती है। ऐसे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब निगरानी व्यवस्था में तकनीक का सहारा लेकर मॉनिटरिंग सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। ये मिशन अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है हमारा IWMS, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो गाड़ियां जाती हैं, तो हम वहाँ सभी घरों के आसपास एक RFID ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहे हैं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि वहाँ उस घर से कचरा उठा है कि नहीं। प्रतिदिन हमको मॉनिटरिंग के लिए समय लगता है उसमें, कि सुपरवाइज़र जाता है, चेक करता है कि यहाँ कचरा उठ रहा है नहीं उठ रहा है। तो ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए कि इस गली मोहल्ले से प्रतिदिन गाड़ियाँ जा रही हैं और कचरा उठ रहा है कि नहीं प्रतिदिन। वहीं कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ में शिक्षक घर घर पहुंचकर पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों का जज्बा देखने लायक है। जज्बे और बच्चों के भविष्य की चिंता से भरी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई। रायपुर के पुरैना हीरापुर इलाके में मिडिल स्कूल पुरैना की टीचर कविता आचार्य 7वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके मोहल्ले तक पहुंच रही है। कविता आचार्य एक रिक्शा में पहुंचती है जिस पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। लाउड स्पीकर के जरिए बच्चों की ओपन क्लास लेना शुरू कर देती हैं। ओपन क्लास में 35 से 40 बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शामिल होते हैं। कविता बताती है कि ऑनलाइन क्लास में 10 में से 12 बच्चे ही जुड़ते हैं, क्योंकि कई बच्चों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, लेकिन ओपन क्लास में ज्यादा बच्चे शामिल होते हैं। तो कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, ये चिंता सभी को सता रही है। ऐसे में एक टीचर हैं जिन्होंने पढ़ाई का जिम्मा उठाया है और रिक्शे में घूमकर लाउड स्पीकर के जरिए बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही हैं। कविता आचार्य नाम है, राजधानी रायपुर की टीचर हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं, हम उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार कैसे उनके जहन में ये चीजें आई। कविता जी, आपने जिस तरीके से पढ़ाना चालू किया, लोगों को आकर्षित कर रहा है। कोरोना के समय बाकी जो शिक्षा का नुकसान हो रहा है, कैसे आपके दिमाग में आया बच्चों को ऐसे शिक्षित किया जा सकता है? एक्चुअली ये तो मतलब पढ़ई तुहर द्वार के द्वारा भी हमारे जो शिक्षा सचिव हैं उनके द्वारा भी लाउड स्पीकर ब्लूटूथ का यूज़ की बात आई थी। तो उसमें लाउड स्पीकर थोड़ा सा वाकई में अपेक्षा कम की जा रही थी। बट मैंने ये नोट किया है, पुरैना गांव में तालाब में गणेश विसर्जन के लिए हमेशा लोग आते हैं और उसमें वो लोग जनरली लाउड स्पीकर्स और डीजे ही उसको यूज़ में लेते हैं। और बच्चे क्या है, मेरी क्लास के भी भागते थे वहाँ से, और जब भी उसको विसर्जन होता था तो बच्चों को क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता था और मैडम उसको सुनना है करके बाहर जाते थे। तो अभी भी लगा कि यदि बच्चों को कोरोना काल में बाहर निकालना है और उनको मतलब अपन प्रॉपर बता सकें कि आप मास्क और सैनिटाइजर्स को रखिए और थोड़े से प्रिकॉशंस लेते हुए, तो उसके द्वारा फिर इसमें मुझे इजी पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जैसे कि पूरा कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है। जैसे रानी दुर्गावती वार्ड काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो एक साइड यदि हीरा नगर है तो रोड मेन रोड के उस पार जो है दूसरा आता है संतोषी पारा, डबरी पारा। तो इसलिए ये रिक्शे में मुझे आसान लगा। और रिक्शे वाले को भी क्या है कि अभी कुछ भी वहाँ कोरोना में उसका काम नहीं चल रहा था, तो उससे क्या है कि उसको भी कुछ ना कुछ उस दिन उसको मेहनताना मिल जाता था। बच्चों का रिस्पांस कैसे देखने को मिल रहा है? क्या आपका प्रयोग सफल रहा? बच्चे आकर्षित हो रहे लाउड स्पीकर से? हाँ, बच्चे इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि कंप्लीट में उसमें दीक्षा ऐप है एक तो हमारे शिक्षा विभाग का, उसको भी मैं मोबाइल से कनेक्ट कर ले रही हूँ। और बच्चे क्या है उसके बाद वो भी एंजॉय करते हुए उसको पूरा मतलब पार्टिसिपेशंस दे रहे हैं। देखिए, प्रयास सफल रहा है और फ़ायदा मिल रहा है बच्चों को भी। कोरोना के काल में एक शिक्षक की पहल की वजह से बच्चे कैसे आकर्षित हो, घरों से बाहर निकलें और पढ़ाई भी करें, उनका नुकसान भी ना हो, पढ़ाई में इंटरेस्ट भी उनका है। ये प्रयोग सफल रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ी है।
ना सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे बल्कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी इस शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं बिलासपुर में कानन पिंडारी उपलब्धि की एक और सीढ़ी चढ़ गया है। जू प्रबंधन को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था कि वो इंतजार अब खत्म हो गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने स्मॉल जू से मीडियम जू की मान्यता दे दी है। ये मान्यता 2 साल यानी कि 19 अगस्त 2022 तक के लिए मिली है। 2 साल के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से जू का निरीक्षण किया जाएगा और इस दौरान मान्यता मिलने के बाद जू को किस तरह से विकसित किया गया, इसकी पड़ताल की जाएगी। निरीक्षण में टीम अगर संतुष्ट होती है तो मान्यता बढ़ाई जा सकती है। बहरहाल जू प्रबंधन इसे एक सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है।